हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। तो जैसा हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या हमारा मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टेरिलिटी या स्टेराइल का मतलब क्या होता है। कोई अगर पर्सन है स्टेराइल है या फिर कोई प्लांट स्टेराइल है, इसका मतलब कि वो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बांझ कहते हैं, बांझपन कहते हैं। ये होता है स्टेराइल का मतलब। ठीक, मतलब वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो प्लांट क्या कर सकता, ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम स्टेराइल कहते हैं। प्लांट्स में मेल स्टेरिलिटी क्या होती है कि देखिए, प्लांट्स में एंथर्स होते हैं, ठीक है, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो एंथर स्टेमन ये जो है मेल पार्ट होता है। एंथर से क्या होता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और वो पॉलन स्टिग्मा पे जाएंगी, फीमेल पार्ट पे जाएंगी, फिर पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा और जो भी प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक, तो ये जब सब कब होगा, जब मेल जो होगा वो फर्टाइल होगा। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होती है ना, मेल स्टेरिलिटी में जो प्लांट होता है वो या तो पॉलन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता या फिर फंक्शनल पॉलन को रिलीज नहीं कर पाता। ठीक, मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स हम उसको कहेंगे जब जो मेल होता है, जो स्टेराइल मेल होता है, वो क्या कर पाता, वो जो प्लांट है या फिर वो जो फ्लावर है वो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या फिर फंक्शनल पॉलन को वो क्या कहते हैं, रिलीज नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। पॉलन जो है, पॉलन मेल गैमीट्स हैं। ठीक, तो जब वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मीट करेगा तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जब ये मेल गैमीट्स जब वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो फंक्शनल पॉलन है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है एंथर से, तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। ठीक, यानी कि वो जो प्लांट है या फिर जो फ्लावर है वो क्या है, मेल स्टेराइल है। तो ये मेल स्टेरिलिटी होती है। मेल स्टेरिलिटी का क्या डेफिनेशन है कि मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स implies an inability to produce or to release functional pollen। क्या है, इनएबिलिटी है, अक्षमता है उसकी कि वो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर सकता या तो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर सकता या फिर फंक्शनल पॉलन को वो रिलीज नहीं कर सकता। तो ये मेल स्टेरिलिटी है। अब देखिए, नॉर्मल केस में हमारे पास मेल स्टेराइल अगर प्लांट है वो फिर तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा हमारा। लेकिन ये जो मेल स्टेरिलिटी या मेल स्टेराइल वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसका हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक, हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब बढ़िया चीज़ ऐसे है कि देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ को, वेराइटीज़ को हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उनसे हमारा एक हाइब्रिड वैरायटी बनता है। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होता है कि मान लीजिए अब एक एक प्लांट को तो हम हाइब्रिडाइज कराते नहीं हैं, कई सारा करवाएंगे प्लांट। तो हो सकता है कि अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, ये नॉर्मल पता नहीं क्या है बन गया, लेकिन देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो उसमें मेल फ्लावर, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो मेल पार्ट में एंथर स्टेमन आ जाएंगे, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल होगा, ओव्यूल एग होगा उसमें। तो एंथर यहाँ से पॉलन उड़ के जाएगा, फिर बहुत प्रोसेस होती है वो आपको पता होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, हमने दो डिफरेंट स्पीशीज़ लेनी है, एक ए स्पीशीज़ है, एक बी स्पीशीज़ है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें हाइब्रिड बनाना है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्या करवाना है, हमें हाइब्रिड चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला जो फ्लावर है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दे रहा है, ये खुद को ही फर्टिलाइज कर दे रहा है। ठीक है, अपनी स्पीशीज़ वालों को ही अगर वो फर्टिलाइज कर दे रहा है, वो प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दे रहा है, अपने प्लांट को ही ये पॉलन दे देगा, फिर तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ना, इसी चीज़ को, इस झंझट को ख़त्म करने के लिए कि
सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो इसीलिए मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन जो प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म करने के लिए मेल स्टेरिलिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और भी हमारे पास मेथड्स हैं, लेकिन मेल स्टेरिलिटी का कुछ फ़ायदा है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हम मेल स्टेरिलिटी जो पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि ऐसे नेचर में अगर हो रहा है नेचुरली फिर तो दिक्कत वाली बात है। ठीक, अब कोई प्लांट मेल स्टेराइल है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो मेल स्टेरिलिटी है इसको हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ये मेल स्टेरिलिटी क्या होती है ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करें ये जो मेल स्टेरिलिटी है तो क्यों कोई प्लांट, क्यों कोई फ्लावर मेल स्टेराइल हो जा रहा है, क्यों वो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या फिर क्यों अगर वो पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है तो फंक्शनल पॉलन को वो रिलीज़ क्यों नहीं कर पा रहे, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी में देखिए क्या हो सकता है कि एब्सेंस और मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑर्गन, जो मेल ऑर्गन्स है, जो एंथर्स है, फिलामेंट है, स्टेमेन है, ये सारे क्या हो, उनका मेल फॉर्मेशन हो गया, वो ढंग से फॉर्म नहीं हुए हैं। अब कोई स्ट्रक्चर अगर ढंग से बना नहीं है, उसी में कोई गड़बड़ी है तो पॉलेंस भी नहीं बन पाएंगे, और जब पॉलन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो प्लांट क्या होगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा। तो ये पहला रीज़न हुआ। उसके बाद फेलर टू डेवलप नॉर्मल माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू एंथर। तो एंथर जो होते हैं, एंथर से क्या होता है, एंथर से पॉलन बनते हैं हमारे, वहीं से जाएगा हमारे पास। तो अगर एंथर क्या हो पाए, एंथर ही ढंग से डेवलप नहीं किया, उसमें जो नॉर्मल माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, एंथर में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं, ठीक है, उनसे बनता है। तो अगर उसी में कुछ दिक्कत है, वहीं अगर नॉर्मल डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है, कहने का मतलब है एंथर अगर डेवलप अच्छे से नहीं किया है तभी भी क्या होगा, मेल स्टेराइल हो सकता है। क्योंकि एंथर ही अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो वो पॉलन को भी क्या कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली पॉलन प्रोड्यूस नहीं होगा या फिर फंक्शनल पॉलन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका रिलीज नहीं होगा, तो फिर वो प्लांट, वो फ्लावर मेल स्टेराइल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो इस फॉर्मेशन है पॉलन बनने की, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर प्रोसेस में ही कुछ दिक्कत है, प्रोसेस भी अबनॉर्मल तरीके से हो रही है, डिफॉर्म्ड या फिर इनवायबल पॉलन बन रहे हैं, पॉलन जो बना है वो डिफॉर्म है, ख़राब है, या फिर इनवायबल है, वायबल नहीं है वो, तो इससे भी क्या होगा, मेल स्टेरिलिटी का ये भी एक कारण है। उसके बाद है एबनॉर्मल पोलन मैचुरेशन। पोलन मैचुरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, वो पॉलन मैच्योर नहीं हुआ है। इसके अलावा बैरियर्स अदर देन इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रिवेंटिंग पॉलन फ्रॉम रीचिंग ओविल। और ये सारे रीजंस के अलावा कुछ और बैरियर्स हो सकती हैं जो उस प्लांट को इनकम्पैटिबल बनाते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन नहीं कर पाता है। तो ये सारी कुछ रीजंस हैं मेल स्टेरिलिटी के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है कि अब जैसा हमने कहा ना कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला है मैनुअल इमैस्कुलेशन। मैनुअल इमैस्कुलेशन में क्या होता है, हम हाथों से क्या करें, मशीन से या हाथों से फिर वो जो मेल पार्ट है, एंथर है, उसको फ्लावर से हटा दें। ठीक, तो फ्लावर से मतलब फ्लावर से मेल पार्ट को हटा देंगे, एंथर को हटा देंगे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमको अब एक एक एंथर को हटाएंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद भी एक्यूरेसी नहीं है कि कोई पॉलन बचा नहीं है, अगर एक भी पॉलन गिर गया फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस एक तो बहुत मेहनत वाला है, टाइम टेकिंग भी है, इसके अलावा एक्यूरेसी नहीं होगी कि हमारे पास क्या है, पॉलन गिरा नहीं होगा वहाँ पे। ठीक, तो एक तो मैनुअल इमैस्कुलेशन एक तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन का, लेकिन ये उतना सही तरीका नहीं है। मेल स्टेरिलिटी तरीका है जो हम डिस्कस ही करेंगे अभी। इसके अलावा यूज़ ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अलील्स। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अलील्स का हम यूज़ करें उस प्लांट में और क्या कर सकते हैं, हम पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। तो देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब होता है कि वो जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पा रहा है। मतलब ये हमारे पास दो फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, तो यहाँ पे मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, यहाँ पे मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा। तो ये क्या कर पा रही है, अपने फ्लावर को, अपने प्लांट पे जो फ्लावर है उसको पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल है, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट कर देगा, क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। तो सेल्फ
इनकम्पेटिबिलिटी इसको कहते हैं। और सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी जो एलील्स हैं उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक। क्योंकि अगर उस प्लांट में आप सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एलील डाल देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक हमारे पास मेथड है। इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट तरीका है कि हम मेल गैमेटोसाइड का यूज़ करें। मेल गैमेटोसाइड मतलब क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स को मार दे। जो भी हम ये साइड जो शब्द है नॉर्मली किसके लिए यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो उसको मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेल गैमेटोसाइड में क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स का हम यूज़ करें जो मेल गैमेट्स को, पॉलेंस को बनने ही ना दें, उनको मार दें। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये क्या होगा, हार्मफुल होगा। केमिकल्स चले जाएंगे प्लांट्स में, तो ये एक तरीका तो अच्छा है लेकिन इसके डिसएडवांटेज है। इसके अलावा यूज़ ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड पॉलन किलर जेनेटिक सिस्टम। इसके अलावा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का मदद लें और पॉलन किलर जेनेटिक सिस्टम्स का हम प्लांट में इंस्टॉल कर दें, मतलब कुछ जीन्स उसमें डाल दें। तो ये सारे कुछ तरीके हैं पॉलन कंट्रोल के, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ये रोक देंगे, हमारे हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। लेकिन तभी भी हम मेल स्टेरिलिटी का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ प्रोडक्शन का फ़ायदा होता है। पहले तो कि ये जो हम इमैस्कुलेशन करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत जो मेहनत का काम है वो उसको ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होता है कि जो हाइब्रिड सीड बनते हैं मेल स्टेरिलिटी के द्वारा, मतलब आपने जब मेल स्टेराइल प्लांट यूज़ किया और हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, तो उससे जो सीड प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो बहुत कम आता है। क्योंकि आपको मान लीजिए नॉर्मल मैनुअल इमैस्कुलेशन आप करते हैं तो उसके लिए लेबर्स लगेंगे, उसके लिए इक्विपमेंट्स लगेंगी, तो ये सारी चीज़ों का पैसा ये बचा देता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ फर्स्ट जनरेशन सीड, तो जब फर्स्ट जनरेशन जो सीड बनती है इसमें बहुत लार्ज प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम है, जो हमारा प्रोसेस है, वो भी जल्दी होता है अगर हम मेल स्टेराइल प्लांट का यूज़ करते हैं तो ये तो हमारा बात हुआ कि हम सेल पॉलिनेशन को कैसे रोक सकते हैं और हम मेल स्टेरिलिटी जो हमारा प्रोसेस है या फिनोमिनन है उसका यूज़ क्यों करते हैं। अब आते हैं मेल स्टेरिलिटी के क्लासिफिकेशन पे कि इसको किस तरीके, इसके टाइप कितने हैं, किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन मेल स्टेरिलिटी को क्लासीफाई किया सबसे पहले 3 टाइप है इसकी। पहला तो है फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा जीनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी और तीसरा है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। तो देखिए सबसे पहला फिनोटिपिक। और फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो स्ट्रक्चर है बाहरी हम कह सकते हैं। तो अगर प्लांट मेल स्टेराइल है, प्लांट में मेल स्टेरिलिटी है और वो फिनोटाइप की वजह से उस प्लांट की कुछ मॉर्फोलॉजी में कुछ दिक्कत है, एबनॉर्मेलिटी है, अगर उसकी वजह से उस प्लांट में क्या है क्या कहते हैं मेल स्टेरिलिटी है या फिर उस फ्लावर में मेल स्टेरिलिटी है, तो ये क्यों होगा, ये फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर आएगा, ठीक। क्योंकि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जो है, स्ट्रक्चर जो है, उनमें कुछ बाहरी रूप से कुछ दिक्कत है, वो खराब अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाए हैं या कोई और दिक्कत है, तो जब ये क्या आएगा, इस फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर आएगा। अब ये जो फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी भी होता है ये 3 तरीके का हो सकता है, या तो स्ट्रक्चरल या फिर स्टैमिनल मेल स्टेरिलिटी हो, या फिर पॉलन मेल स्टेरिलिटी हो, या फिर फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी हो। ये क्या होता है अभी हम देखेंगे। अब आइए दूसरा जीनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी। अब जीनोटिपिक फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप में मॉर्फोलॉजी में कुछ दिक्कत होगी, इसकी वजह से क्या हो गया है, वो फ्लावर मेल स्टेराइल हो गया है। लेकिन जीनोटिपिक है मतलब जीन में कुछ दिक्कत हुई। अब प्लांट है तो जेनेटिक मेकअप तो होगा, इस फ्लावर का जेनेटिक मेकअप होगा ही। तो अगर जेनेटिक मेकअप में जीन्स में कुछ दिक्कत हो गया है, कुछ म्यूटेशन हो गया या कोई और चीज़ कोई रीज़न है, उस जीन्स क्यों नहीं रहा, जीन्स की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है, मेल स्टेरिलिटी कॉज हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। अब ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी 4 तरीके की होती है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सॉरी ये जीनोटिपिक है, तो 4 तरीके की होती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और चौथा होता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। और तीसरा जो तरीका होता है हमारा केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, मतलब हम केमिकल्स के माध्यम से उस प्लांट में, उस फ्लावर में मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करवाते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, मेल स्टेरिलिटी कितने तरीके की हो सकती है, तो 3 तरीके की हो सकती है। पहला तो अगर
उस फ्लावर में अगर फिनोटिपिकली मतलब उस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में कुछ दिक्कत हो गई है, एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से अगर उस फ्लावर में प्लांट में मेल स्टेरिलिटी आ रही है तो हम उसको कहते हैं फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी। दूसरा होता है अगर प्लांट में फ्लावर में उसके जीन्स की वजह से कुछ दिक्कत आ गई, जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गया है, अगर उसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है तो उसको हम जीनोटिपिक कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। और तीसरा अगर हम केमिकल्स के द्वारा प्लांट में फ्लावर में मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कराते हैं तो हम उसको कहते हैं केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। तो देखिए सबसे पहला है फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी। तो फिनोटिपिक मतलब मॉर्फोलॉजी में कोई डिसऑर्डर है, दिक्कत है। ठीक, तो ये होता है पहला 3 तरीके का। तो पहला है पॉलन स्टेरिलिटी। तो पॉलन स्टेरिलिटी में क्या होता है कि या तो उस फ्लावर में पॉलेंस एब्सेंट है, मतलब पॉलेंस का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, बहुत स्कार्सिटी है, उनकी कमी है, बहुत ही कम मात्रा में है, तो मेल स्टेरिलिटी इसकी वजह से हो गई है, तो हम इसको पॉलन स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक, पॉलन स्टेरिलिटी मतलब उस फ्लावर में पॉलन का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, पॉलन एब्सेंट है या फिर बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, तो हम इसको कहते हैं पॉलन स्टेरिलिटी। उसके बाद दूसरा होता है स्ट्रक्चरल और स्टैमिनल मेल स्टेरिलिटी। तो स्टैमन होता है, ठीक है, मेल पार्ट होता है स्टैमन। तो अगर मेल फ्लावर में या फिर स्टैमन क्या है वो मेलफॉर्म्ड है, अच्छे से फॉर्मेशन उसकी नहीं हुई है, ठीक है, या फिर नॉन फंक्शनल है या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो अगर किसी फ्लावर में स्टैमन एब्सेंट है या फिर नॉन फंक्शनल है या फिर मेलफॉर्म्ड है, मतलब अच्छे से उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो इसकी वजह से भी मेल स्टेरिलिटी होती है। क्योंकि देखिए अगर स्टेमन है ही नहीं, ठीक, तो वो आगे का काम होगा ही कहाँ से जब मेन चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो स्टेमन मौजूद ही नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल या फिर स्टैमिनल मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद तीसरा होता है फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें पॉलिन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, अच्छे भी होते हैं, वायबल भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन एंथर डिहाइसेंस नहीं कर पाता। एंथर कह सकते हैं कि एंथर डिहाइस करके फट के उसमें से पॉलन निकलते हैं ना, तो वही चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पे। इसीलिए क्या होता है, अब एंथर से पॉलन निकलेगा ही नहीं तो वो जाएगा कहाँ से, तो इसकी वजह से भी मेल स्टेरिलिटी हो जाती है। ठीक, तो ये हमारे फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी है, 3 तरीके के होते हैं। अब हम आते हैं जीनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी पे। तो जीनोटिपिक मतलब अगर उस फ्लावर में अगर कोई जीन्स की वजह से अगर मेल स्टेरिलिटी आ रही है तो हम इसको जीनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। अब ये होती है 4 तरीके की। सबसे पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अच्छा, अब इसको समझने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए हमारे सेल में न्यूक्लियस में क्या होता है, प्लांट की अगर हम अब चलिए प्लांट की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक, नॉर्मल न्यूक्लियस के डीएनए तो सबके ही होता है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म में भी डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अभी इसमें हमारा टर्म आएगा। तो हमारे टोटल 3 जगह मौजूद हो गए, एक तो न्यूक्लियर में और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कहाँ कहाँ, मतलब साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मौजूद होता है। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। तो देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, इसको न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। तो जब न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद है, अगर वो प्लांट में क्या कर रहा है, फ्लावर में मेल स्टेरिलिटी कॉज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी कॉज बाय न्यूक्लियर जीन। ठीक, न्यूक्लियर जीन्स मतलब न्यूक्लियस में जो जीन प्रेजेंट है, अगर वो फ्लावर में मेल स्टेरिलिटी कॉज कर रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। अब ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ये कई सारे प्लांट्स में रिपोर्ट की गई है, देखी गई है। वीट में, बार्ली में, कॉटन, पिजन पी, टोमेटो, चिलीज एक्सेट्रा, मतलब इन सारे प्लांट्स में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी देखी गई है, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो जीन्स होते हैं वो उस फ्लावर में मेल स्टेरिलिटी को कॉज कर देते हैं। ठीक है, इसको इसको पहले देखते हैं। तो देखिए ये जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद है वो फ्लावर में क्या कर रहा है, मेल स्टेरिलिटी कॉज कर रहा है, यानी कि वो फ्लावर पॉलिन या तो बना ही नहीं पा रहा है या फिर वो फंक्शनल पॉलिन को रिलीज नहीं कर पाता है। तो ये जो स्टेरिलिटी है ना, न्यूक्लियस में जो जीन है ना, ये एक रेसेसिव जीन होता है, MS, स्मॉल एस
स्मॉलेस्ट, तभी तो रेसेसिव है। तो इसकी वजह से क्या होती है, मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है। ठीक, ये सिंगल रेसेसिव जीन है एमएस, ये क्या करवाता है, यही न्यूक्लियर जीन है जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करवाता है। ठीक, तो सब में तो पाया जाता है सिंगल रेसेसिव जीन होता है, लेकिन सेफ्लार में ये डोमिनेंट अवस्था में पाया जाता है, डोमिनेंट होता है। यहाँ पे रेसेसिव होता है सब में, लेकिन सेफ्लार में डोमिनेंट में पाया जाता है। अब ये जो एमएस एलील है, ये आता कहाँ से, क्यों वो न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद है वो एक रेसेसिव एमएस जीन बन गया है और वो अब उस फ्लावर में स्टेरिलिटी कॉज कर रहा है। ठीक, तो देखिए, एक तो ये नेचुरल में स्पॉन्टेनियसली अपने आप भी हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन हो गया यूवी रेस की वजह से या किसी वजह से हो गया। इसके अलावा इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवाया जा सकता है, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, ठीक, करवाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं मेल स्टेरिलिटी का, तो हम इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को। ठीक है, तो इसको कई सारे प्लांट में आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया गया है, जैसे कि पीजन पी, कैस्टर, टोमेटो, कॉटन, इन सब में इंड्यूस करवाया गया है। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करवाने के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा गामा रेज और ईएमएस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ज्वार और सोरगम में कॉल्सिकीन का यूज़ किया जाता है मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये न्यूक्लियस में जाके जीन जो है एमएस उसकी तरह काम करेंगे। फिर ग्राउंडनट, व्हीट और मेज़ में इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है और एसीटोन को यूज़ किया जाता है बार्ली में। ठीक, ये सब क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियली जो ये है एमएस जीन है, एमएस अलील है, उसको इंड्यूस करवा देंगे न्यूक्लियस में जाके। अगर आप इन सब का यूज़ करते हैं तो वो न्यूक्लियस में जाके एमएस अलील का ऑरिजिन करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, जीनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद होता है उसकी वजह से क्या हो जाती है, वो फ्लावर स्टेराइल हो जाता है, और ये स्पॉन्टेनियसली नेचर में अपने आप भी हो सकती है और इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस भी करवाया जा सकता है। ठीक, कैसे कैसे हो सकता है वो अब हमने हमने देखा। अब ये जो जीएमएस होता है ना, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसमें 2 लाइन होती है। देखिए टोटल 3 लाइन है हमारे पास, आप नाम सुनेंगे प्लांट ब्रीडिंग में, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। ठीक है, तो ए लाइन क्या होती है, जीएमएस के अंदर ए लाइन का यूज होता, सॉरी 2 लाइन का यूज होता है, ए लाइन और बी लाइन का। देखिए ए लाइन जो होती है ना, ये मेल स्टेराइल लाइन होती है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में फीमेल पेरेंट की तरह यूज किया जाता है। ऐसे समझिए पहले, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट है और ये क्या है, ये मेल स्टेराइल है, सॉरी जेनेटिक मेल स्टेराइल है, ये जेनेटिक मेल स्टेराइल है। अब क्या है, इसको हम कह रहे हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में 2 लाइन का यूज़ किया जाता है, ए लाइन का और किसका यूज़ किया जाता है, बी लाइन का यूज़ किया जाता है। तो ए लाइन क्या होती है ना, ए लाइन होती है मेल स्टेराइल लाइन होती है, जिसका फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब एक बात बताइए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसमें क्या हो गया है, मेल स्टेरिलिटी हो गई है, या तो नेचर या तो हमने इंड्यूस करवाया है। ठीक है, तो ये प्लांट अब क्या हो गया, ये फ्लावर क्या हो गया है, मेल स्टेराइल हो गया है। ठीक, मतलब ये पॉलन प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये पॉलिनेशन नहीं कर सकता। तो एक बात बताइए, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसका जो मेल पार्ट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं, वो काम नहीं करता, वो स्टेराइल है। तो लेकिन फीमेल वाला काम करता है, तो ये प्लांट फीमेल की तरह तो काम करेगा ही ना, फीमेल प्लांट की तरह। ठीक, तो ये क्या होता है, इसी को हम ए लाइन कहते हैं। ए लाइन क्या होती है, ए लाइन मेल स्टेराइल प्लांट होता है, लेकिन जिस मतलब मेल स्टेराइल प्लांट होता है जिसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब ये देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये। ठीक, अब इसमें आपने आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाया या फिर नेचर में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो गई है, ये प्लांट क्या हो चुका है, ये फ्लावर मेल स्टेराइल हो चुका है। ठीक है, लेकिन मेल स्टेराइल हुआ है ये, लेकिन चूंकि ये बाइसेक्सुअल है तो इसका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का, वो काम कर रहा है ना। तो इसीलिए ये जो इसको हम फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करते हैं और इसी चीज़ को हम ए लाइन कहते हैं। ठीक है, ए लाइन मतलब अब आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ए लाइन क्या होती है, ये मेल स्टेराइल लाइन होती है, या फिर मेल स्टेराइल पेरेंट हम कह सकते हैं, लाइन यूज़ करते हैं ए लाइन के लिए। तो ये मेल स्टेराइल लाइन होती है जिसका फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में। ठीक है, समझ में आया ना।
कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मेल स्टेराइल है तो हम फीमेल पेरेंट की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीमेल पेरेंट है, अब इसको एक दूसरे किसी फर्टाइल प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन मतलब क्रॉसिंग करवा दी जाएगी। तो ये ए लाइन होती है। बी लाइन क्या होता है, तो ये मेल फर्टाइल लाइन होती है। ए लाइन मेल स्टेराइल होता है, लेकिन बी लाइन क्या होती है, ये अब इसका बी लाइन के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो बी लाइन क्या होती है, मेल फर्टाइल लाइन होती है, जिसको यूज़ किया जाता है मेल स्टेरिलिटी, ए लाइन में मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, कि उसके अंदर वो मेल स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, ठीक, इसीलिए इसको मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया। बी लाइन क्या होती है, मेल फर्टाइल लाइन होती है और इसका यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी मेंटेन रहे, ठीक, इसीलिए इसको मेंटेनर लाइन कहते हैं। अब ये जो ए लाइन और बी लाइन होते हैं ना, दोनों आइसोजेनिक लाइंस होते हैं। अब आइसोजेनिक लाइंस क्या होती है, आइसोजेनिक लाइंस ऐसी लाइंस होती है ना जिनमें सब कुछ सिमिलरिटी रहती है। मान लीजिए ऐसे समझिए कि उनके सारे जीन सिमिलर रहते हैं, बस एक किसी कैरेक्टर, एक किसी ट्रेट को छोड़ के, ठीक, जैसे कि ए लाइन और बी लाइन दोनों आइसोजेनिक लाइन है, इनमें सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन एक डिफरेंस है फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी का। ए लाइन स्टेराइल है और बी लाइन फर्टाइल है, और इसीलिए ये क्या दोनों हैं, ये दोनों आइसोजेनिक लाइंस है। ठीक, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, तो 3 लाइन मतलब 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में 2 लाइन का यूज़ किया जाता है, ए लाइन बी लाइन, दोनों क्या होते हैं ये हमने देखा, और दोनों क्या होती हैं, आइसोजेनिक लाइंस होती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा जीएमएस। अब एक और चीज़ इसमें है कि जीएमएस का रेशियो क्या होता है और इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो जीएमएस में मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, तो देखिए ये हमने देखा स्मॉल एम स्मॉल एस, ये जो रेसेसिव अलील है, जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के लिए। तो इसका जब ये मेल स्टेराइल है, मतलब हम इसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब क्रॉस करवाया जाएगा, हाइब्रिडाइज करवाया जाएगा एक फर्टाइल मेल के साथ, ठीक है, ये डोमिनेंट है, देखिए ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, कैपिटल एम एस और कैपिटल एम एस। तो जब इसके साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो हमारे पास मेल फर्टाइल मेल बनेगा, जो प्लांट बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा वो फर्टाइल होगा। ठीक, देखिए ये एम एस है, तो यहाँ से एम एस चला गया और यहाँ से कैपिटल एम एस आ गया, तो क्या हो गया, हमारा एक फर्टाइल मेल बनेगा। अब रेशियो क्या होती है ना, रेशियो इसकी 1:2:1, मतलब क्या होता है, टोटल रेशियो होगा 3:1। 3:1 कैसे, कि 3 मेल फर्टाइल बनेंगे, ठीक है, और एक मेल स्टेराइल बनेगा, एक स्मॉलेस्ट। इसकी सेल्फिंग करवा दी जाएगी, ऐसे सेल्फिंग करवाएंगे ना आप, तो ये मिलेगा, ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में आपको रेशियो मिलता है 3:1। 3:1 ऐसे कि 3 आपको मेल फर्टाइल मिलेंगे, जो मेल बनेगा प्लांट वो फर्टाइल होगा और एक स्टेराइल होगा। ठीक है, तो ये हो गया जीएमएस। जीएमएस मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है ना, इसके भी 2 टाइप होते हैं, टीजीएमएस और पीजीएमएस। टीजीएमएस मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और पीजीएमएस मतलब फोटो पीरियड सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव, क्या बोल रही हूँ यार, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक, देखिए क्या होता है, ये जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, मतलब एनवायरनमेंट का इस पर असर होता है। ठीक, जो न्यूक्लियस में जीन मौजूद है तो उसका एनवायरनमेंट पे असर होता है, और वो 2 तरीके से असर करता है, एक टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की तरह, और दूसरा होता है फोटो पीरियड सेंसिटिव। तो टेम्परेचर टीजीएमएस में क्या होता है, टीजीएमएस में ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ना जो अलील हैं, जो मेल स्टेरिलिटी के जीन्स जो मौजूद है न्यूक्लियस में, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा ना, वो एक्टिव हो जाएंगे, उनके अंदर जो मेल स्टेरिलिटी वाला जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा उस टेम्परेचर पे जाके, और नहीं तो ऐसे वो एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए एक रेंज है, 38 डिग्री है, 24 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 22 9 डिग्री सेल्सियस है। तो मान लीजिए ये 22 9 डिग्री जो सेल्सियस है ना, ये क्रिटिकल फर्टिलिटी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा ना, इस टेम्परेचर पे, तो वो फर्टाइल रहेगा, लेकिन इतना रेंज तक जाएगा तो वो फर्टाइल रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 24 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, ये क्रिटिकली स्टेरिलिटी पॉइंट है, जैसे ही इस 24 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुँचेगा तो उसके जो मेल स्टेरिलिटी के जीन्स जो न्यूक्लियस में मौजूद है ना, वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, और वो जो फ्लावर है, वो प्लांट है, वो मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो टीजीएमएस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो स्टेरिलिटी की जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, और वो जो प्लांट होता है, फ्लावर होता है, वो स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो राइस में ना,
राइस में TGMS लाइन होती है 23.3 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी की जो जीन्स मौजूद है न्यूक्लियस में वो एक्सप्रेस हो जाते हैं और वो प्लांट मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक, तो ये TGMS होता है। सेम इसी की तरह फोटो पीरियड में क्या होता है, फोटो पीरियड में पर्टिकुलर जो लाइट का जो रेंज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सप्रेशन के लिए। जो अलील्स हैं, जो जीन्स हैं, MS जीन, क्योंकि MS जीन है रिस्पॉन्सिबल उसका। तो जैसे एग्जांपल के लिए राइस में देखिए क्या होता है कि अगर लॉन्ग डे कंडीशन का कहने का मतलब है कि 13 घंटे 45 मिनट, ठीक, और टेम्परेचर अगर 23 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिल रही है और 13 घंटे 45 मिनट उसको लाइट मिल रहा है राइस को, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो स्टेरिलिटी के जो जीन्स है, मेल स्टेरिलिटी की जो जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जाएंगे और राइस का जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं शॉर्ट डे कंडीशन में क्या होता है कि फोटो पीरियड सॉरी जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं, मेल स्टेराइल नहीं होता है। शॉर्ट डे लॉन्ग डे के लिए फोटो पीरियड्स का कॉन्सेप्ट जो होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बस आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया पूरा GMS मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, न्यूक्लियस के जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल स्टेरिलिटी कॉज करने के लिए। MS जीन जो होता है, MS रेसेसिव MS, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल स्टेरिलिटी के लिए। ठीक है, और क्या देखा हमने, दो तरीके के होते हैं, TGMS और PGMS। अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, और यूटिलिटी, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का, ये हम देखेंगे। और इसी तरीके से हम जितने भी टाइप के हमारे मेल स्टेरिलिटी है सबका ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एडवांटेज की, हम बात करते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कहाँ किया जाता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मतलब न्यूक्लियस का जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, MS जीन वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेरिलिटी कॉज करने के लिए। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए फॉर येलो ले लेती हूँ। फर्टिलिटी रीस्टोरेशन इन द हाइब्रिड एंड क्रॉसिंग प्लांट्स आर रिलेटिवली इजी। एडवांटेज की बात करें ना पहले, तो एडवांटेज क्या है इसका कि हाइब्रिड में फर्टिलिटी अगर हम रीस्टोर करना चाहते हैं तो ये इस मेथड के द्वारा इजी होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा, क्योंकि हम उसको एक फर्टाइल प्लांट के साथ अगर हम क्रॉस करवा देंगे तो वो फर्टाइल हो जाएगा। जैसे इनहेरिटेंस वाला देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये स्टेराइल प्लांट है लेकिन इसको जब हमने मेल फर्टाइल मतलब फर्टाइल प्लांट के साथ हमने इसको क्रॉस करवाया है तो फर्टाइल बन गया है। ठीक, तो इस मेथड में क्या होता है ना, ये जो GMS है हमारा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तो इसमें अगर हम फर्टिलिटी को रिस्टोर करना चाहते हैं, मेल स्टेराइल से मेल फर्टाइल बनाना चाहते हैं प्लांट को, तो वो क्या हो सकता है, ये इजी होता है इस मेथड के द्वारा। दूसरा है यूज़ इन बोथ सीड प्रोपोगेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। तो GMS मेथड का यूज़ हम सीड प्रोपोगेटेड प्लांट के लिए और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड जो क्रॉप होते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, सेक्सुअली प्रोड्यूस प्लांट और एसेक्सुअली प्रोड्यूस प्लांट दोनों की जो डेवलप क्रॉप होते हैं उनमें हम GMS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है लेस एरिया लेबर बिकॉज मेंटेन ओनली 2 लाइन्स। तो इसमें हमें ना ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ 2 ही लाइन्स को मेंटेन करना होता है, A लाइन और B लाइन। तो ये हमारे कुछ GMS के एडवांटेज है। अब आइए डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि हमें इसका नुकसान क्या होता है या क्या लिमिटेशन है इसकी। तो देखिए लेस स्टेबल ड्यू टू GMS अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड डे लेंथ कंडीशन। तो अभी आपने देखा कि जो GMS होता है वो टेम्परेचर और फोटो पीरियड मतलब जो लाइट का अमाउंट है, तो उन दोनों से वो अफेक्ट होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर लाइट मिलेगी तो मेल स्टेराइल हो जाएगा या फर्टाइल हो जाएगा। तो इसीलिए जो GMS होता है, अगर हम GMS का यूज़ करते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे प्लांट का, तो वो लेस स्टेबल होगा क्योंकि ये आसानी से एनवायरनमेंट के अफेक्ट में आ जाते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। उसके बाद इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड बिकॉज 50% फर्टाइल प्लांट्स आर रिमूव्ड एवरी ईयर। तो इसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है ना वो बढ़ता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हर साल आपको 50% जो फर्टाइल प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है हर साल। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ हम कहाँ प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। तो देखिए GMS हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड कॉमर्शियली इन फ्यू कंट्री
तो जीएमएस का जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है कुछ देशों में, जैसे कि यूएसए में यूज़ किया गया है इसको कैस्टर के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो पिजन पी के हाइब्रिड बनाने में जीएमएस टेक्नोलॉजी का मतलब जीएमएस का ही यूज़ किया गया है। और पिजन पी की हाइब्रिड कौन है, ICPH8 बाई ICRS8 ये इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा क्या किया गया है, जीएमएस की मदद से पिजन पी हाइब्रिड बनाया गया है। और उस हाइब्रिड ये है ICPH8, ठीक है, हैदराबाद में बनाया गया था 1991 में। और अदर जो पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड्स हैं वो भी बनाते हैं, ठीक है, ये सारे कुछ हैं एग्जाम्पल। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर सीड एंड वेजिटेबली प्रोपोगेटेड क्रॉप, ये अभी हमने देखा। तो इसका यूज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूज़ कहाँ होता है, जीएमएस का, ये हमने देखा। अब आते हैं दूसरा तरीका, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। चीज़ आपको क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना कि मेल स्टेरिलिटी के 3 तरीके थे हमारे, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और केमिकली इंड्यूस। तो जीनोटिपिक में हमने क्या देखा, जीनोटिपिक मतलब जीन्स की वजह से जो मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है। तो अब भी हमने देखा क्या, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जो न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी है, मतलब न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद है उनकी वजह से प्लांट में या फ्लावर में स्टेरिलिटी कॉज हो रही है, तो वो होती है जीएमएस। तो ये पहला अभी हमने देखा है। अब हम दूसरा देखेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक। ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्लासिफिकेशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी अब देखते हैं। तो देखिए, जैसा इसका नाम है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो जीन मौजूद हैं उनकी वजह से अगर प्लांट में फ्लावर में स्टेरिलिटी कॉज हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने अभी एक बार बताया था ना कि न्यूक्लियस में तो नॉर्मल तरीके से जीन मौजूद ही होते हैं, डीएनए मौजूद ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं, डीएनए मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में 2 जगह, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट के जीन्स की वजह से स्टेरिलिटी कॉज होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। तो द टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन, ठीक है, जब साइटोप्लाज्मिक जीन की वजह से मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल होती है या कॉज होती है, तो हम उसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक जीन में कौन कौन से आ जाएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के या फिर क्लोरोप्लास्ट के जीन है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्यों होती है, तो साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी एक तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जीन की वजह से हो गई या फिर क्लोरोप्लास्ट में, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होती है। तो म्यूटेशन हो जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम है ना उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है, ठीक है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कहते हैं। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखी गई है, ये लिखी गई है ना कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। मान लीजिए आप एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल प्लांट यूज़ कर रहे हैं और एक मान लीजिए आप फर्टाइल प्लांट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्लांट है ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ऐसे जीन है जो मेल स्टेरिलिटी कॉज कर रहे हैं। तो इनसे जो प्रोजेनी बनेगी ना, जो हाइब्रिड बनेगा F1 जनरेशन, वो हमेशा स्टेराइल होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि प्रोजेनी वुड ऑलवेज बी मेल स्टेराइल सिंस द साइटोप्लाज्म कम्स प्राइमरली फ्रॉम फीमेल गैमेट, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है, अभी हमने कहा कि CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का अगर आप यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो जो हाइब्रिड बनेगी, जो प्रोजेनी बनेगी, वो हमेशा ही क्या होगी, मेल स्टेराइल होगी, ठीक। GMS अभी हमने देखा तो उसमें मेल स्टेराइल बना था हाइब्रिड, सॉरी मेल फर्टाइल बना था हाइब्रिड, ठीक है। आपने फर्टाइल के साथ उसको क्रॉस कराया था तो मेल फर्टाइल बना था। लेकिन CMS में क्या होता है ना कि हमेशा वो क्या बनेगा, प्रोजेनी मेल स्टेराइल बनता है। अब क्यों, ऐसा क्यों है, GMS में न्यूक्लियस में जीन मौजूद था तो उससे तो फर्टाइल से अगर हम क्रॉस करा रहे थे तो फर्टाइल बन रहा था। CMS में ऐसा क्या है कि मेल स्टेराइल ही हमेशा होता है F1 जनरेशन। तो देखिए, ये चीज़ फिर से हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हमने क्या कहा कि ये प्लांट हमारा क्या है, ये हमारा जो प्लांट है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये मेल स्टेराइल है, ठीक है। CMS है, अभी हम डिस्कस करते हैं। अब मेल स्टेराइल है कहने का मतलब इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा देंगे। अब मेल स्टेराइल है तो हम इसको एक फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ये मेल स्टेराइल है लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका जो फीमेल पार्ट है वो काम कर रहा है, तो हम इसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल है।
तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ऐसे जीन्स है जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। अब इस फीमेल प्लांट को जब आप नॉर्मल एक फर्टाइल प्लांट के साथ आप क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, आपने एक फर्टाइल प्लांट के साथ इसका क्रॉस करवाया, ठीक, तो यहाँ से इसके पॉलन उड़ के आएंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, ओवरी में जाके वो ओव्यूल में जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पे हमारा हाइब्रिड बन जाएगा, सीड बन जाएगा। लेकिन वो सीड क्या होगा, वो स्टराइल होगा। अब स्टराइल क्यों होगा ये देखिए, स्टराइल होगा, इसका तो पॉलन आया, पॉलन में न्यूक्लियस था, यहाँ पे ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हुई। जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा फीमेल का होता है, ठीक है, फीमेल का साइटोप्लाज्म हमेशा होता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म फीमेल पेरेंट का होता है। और यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल है। मतलब फीमेल पेरेंट का साइटोप्लाज्म में क्या है, मेल स्टेरिलिटी के जीन्स हैं। तो जब इसके मेल स्टेरिलिटी के जीन्स पॉलन के न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और बाद में जब वो सीड बनेगा, तो क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी के जीन्स थे, तो ये हमेशा क्या होगा, मेल स्टेराइल ही होगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये चीज पहले आप ध्यान में रखिए कि फीमेल पेरेंट का ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म फर्टिलाइजेशन में जाता है, ठीक है, मेल पेरेंट का न्यूक्लियस आता है, फीमेल पेरेंट का साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि एग बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म रहता है आसानी से, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाला जो प्लांट आप यूज कर रहे हैं उसको फीमेल पेरेंट की तरह पे, तो उसकी उसी का साइटोप्लाज्म यूज हो रहा है ना, और उसी के साइटोप्लाज्म में क्या है, मेल स्टेरिलिटी के जीन्स हैं। तो जब भी हाइब्रिड बनेगा ना, जब भी प्रोजेनी बनेगी, वो क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक सॉरी मेल स्टेराइल होगी, ठीक है। तो ऐसे तो हमारा मेल स्टेराइल ही होता रहेगा, तो क्या फायदा इसको हमारा कराने का, तो ऐसा नहीं होगा, हमें हाइब्रिड फर्टाइल चाहिए सीड। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको मेंटेन किया जाता है मेंटेनर लाइन से, ठीक है, बी लाइन या फिर मेंटेनर लाइन से इसको मेंटेन किया जाता है। जो हाइब्रिड बनता है ना उसको मेंटेन किया जाता है बी लाइन से, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एनवायरमेंटल कंडीशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। इसके ऊपर ना, साइटोप्लाज्म के ऊपर, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का, लाइट का कोई असर नहीं होता, जैसा कि हमारा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में असर हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे देखिए यूज़ ऑफ सीमेस लाइन का कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा अभी हमने कहा ना कि हाइब्रिड जो प्रोजेनी बनेगी वो हमेशा स्टेराइल होगी, तो ऐसे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन स्टेराइल को फर्टाइल बनाया जाता है। कैसे, ये देखिए। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये जीन है, हमारे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का हमारा है जीन अलील आरआर, ठीक। ये लाइन ए है, कह लीजिए कि पेरेंट ए है, और ये क्या है, मेल स्टेराइल है, इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है। और दूसरा हमारा फर्टाइल लाइन भी हमने लिया है मेंटेनर लाइन, ठीक है, मेंटेनर लाइन के साथ हम इसका क्रॉस करवाएंगे, तो प्रोजेनी जो बनेगी वो मेल स्टेराइल होगी, क्योंकि देखिए ये स्टेराइल है और इसका गैमिट आर आपने लिया और इसका गैमिट आर लिया, ठीक है। तो आर आर क्या हो गया, पहले स्टेरिलिटी का जीन बन ही गया और रिसेसिव है, तो मेल स्टेराइल हमारा बन गया, प्रोजेनी मेल स्टेराइल हो गई। अब इसको कैसे रिस्टोर किया जाता है, तो मेंटेनर लाइन के द्वारा उसको मेंटेन किया गया, इसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रही, लेकिन अब हमको हमेशा स्टेराइल ही तो नहीं चाहिए ना भाई, हाइब्रिड हमें बनाना है, सीड चाहिए जो, तो वो उसको हमें फर्टाइल बनाना होगा। तो अब इसकी मेन स्टेरिलिटी को, इसकी फर्टिलिटी को स्टोर करने के लिए रीस्टोरर लाइन का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लाइन आर कहते हैं, ठीक है। और रीस्टोरर लाइन में क्या होती है, डोमिनेंट जीन्स होते हैं आर आर, तो देखिए ये फर्टाइल होती है। अब इसका क्रॉस करवाइए, तो आर आर का ये आ गया हमारा जीन और इसका जीन आ गया, दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइब्रिड बन गया, ठीक है, हाइब्रिड बन गया और ये फर्टाइल होती है। अब इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाएगा तो आपके पास सीड्स मिल जाएंगे। तो सीएमएस लाइन को कैसे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले तो जो मेल स्टेराइल प्लांट होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल, उसको मेंटेनर लाइन के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जो भी प्लांट होता है, तो उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है, जो भी प्रोजेनी बनता है वो स्टेराइल रहता है। अब इसको हमें फर्टिलिटी भी चाहिए, इसको रिस्टोर करना है, तो उसके लिए फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए रीस्टोरर लाइन का, लाइन आर का यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है, हमारा हाइब्रिड बन जाता है फर्टाइल। अब इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है, तो हमें बढ़िया सीड्स मिलेंगे, ठीक है, फर्टाइल सीड्स मिलेंगे। तो ये होता है सीएमएस, सीएमएस का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। अब आते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, देखते हैं कि क्या इसके फ़ायदे, नुकसान और यूटिलिटी कहाँ होती है, किसकी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की, मतलब ऐसा मेल स्टेराइल प्लांट जो साइटोप्लाज्म में स्टेरिलिटी के जीन्स मौजूद होने की वजह से स्टेराइल हो चुका है। तो देखिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो इसके एडवांटेज की, फ़ायदा क्या क्या है इसमें। तो हाईली स्टेबल
बिकॉज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड डे लेंथ। तो ये स्टेबल होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की तरह नहीं होता, इसका कोई एनवायरनमेंट पे असर नहीं होता, मतलब टेम्परेचर और लाइट से कुछ असर नहीं होता, इसीलिए स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद लेस एरिया की रिक्वायर होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि द ब्रीडर हैज़ टू मेंटेन ए एंड बी लाइन, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रीडर को ए लाइन और बी लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं ना कि उससे ज़्यादा रिक्वायर होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि हमें फिर बाद में आर लाइन से रीस्टोरर लाइन के द्वारा इसको फर्टिलिटी को रीस्टोर करना पड़ता है। देखिए, ये ए लाइन बी लाइन आर लाइन को ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कुछ नहीं है, बस वो प्लांट ही आप समझिए। ए लाइन मेल स्टेराइल प्लांट है जिसको हम फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करते हैं। बी लाइन जो होती है वो मेंटेनर लाइन होती है, जो स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए होती है। और आर लाइन क्या होती है, जो स्टेराइल होता है उसको फर्टाइल बनाने के लिए आर लाइन, मतलब आर जो प्लांट होता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट की तरह देखिए सबको। तो ये एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का, तो कैन नॉट बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स इन दीज क्रॉप वेयर सीड इज इकोनॉमिक प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं कि कैश क्रॉप्स वगैरह में हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है इसका ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को, क्योंकि उसका प्रोजेनी क्या होता है, स्टेराइल होता है, बाद में हमको उसको रिस्टोरर लाइन के द्वारा रिस्टोर करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीस्टोर फर्टिलिटी इन हाइब्रिड ड्यू टू गवर्न बाई प्लाज्मा जीन्स। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हाइब्रिड में ना कभी कभी हम रिस्टोरर लाइन के द्वारा उसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा जीन्स साइटोप्लाज्मिक जीन्स की वजह से उसमें हाइब्रिड सॉरी मेल स्टेरिलिटी आ गई है। तो कभी कभी ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है, तो ये इसका कह सकते हैं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। अब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कहाँ किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में। तो देखिए, पहली बात तो इसका यूज़ ही बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रोजेनी कह सकते हैं कि स्टेराइल होती है, हमको बाद में बहुत झंझट है, रिस्टोर लाइन का यूज़ करना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए, तो लिमिटेड एप्लीकेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ जगह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ हो गई, या फिर एसेक्सुअली जो प्रोपोगेटेड स्पीशीज़ होती हैं, जैसे शुगर केन, पोटैटो, फॉरेज क्रॉप्स। तो यहाँ पे हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया सीएमएस का यूटिलाइजेशन। अब देखिए, ये दूसरा था हमारा। अब तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लासिफिकेशन ड्रॉ कर दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास क्या है, मेल स्टेरिलिटी है। मेल स्टेरिलिटी 3 तरीके से होती है, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक और केमिकल। जीनोटिपिक 4 तरीके का होता है, जेनेटिक होता है जेनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी, जीन्स की वजह मतलब न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद होता है उसकी वजह से, फिर होता है सीएमए साइटोप्लाज्म में जीन मौजूद होता है उसके लिए, और उसके बाद होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और चौथा साइट ट्रांसजेनिक होता है, वो अभी हम बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, तीसरा है ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो ये देखिए, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म में जीन मौजूद है, उसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी हो रही है। जेनेटिक मतलब न्यूक्लियस में जीन मौजूद है, उसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी कॉज हो रही है। अब दोनों को साथ मिला दीजिए, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी मेल स्टेरिलिटी का जीन मौजूद है और न्यूक्लियस में भी मेल स्टेरिलिटी का जीन मौजूद है, और दोनों साथ मिलकर उस प्लांट में, उस फ्लावर में क्या कॉज कर रहे हैं, मेल स्टेरिलिटी कॉज कर रहे हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं सीजीएमएस। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब न्यूक्लियर और प्लाज्मा साइटोप्लाज्मिक दोनों मिलकर कॉज कर रहे हैं स्टेरिलिटी। कंट्रोल्ड बाय बोथ प्लाज्मा जीन्स एंड न्यूक्लियर जीन। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा जीन्स और न्यूक्लियर जीन, मतलब साइटोप्लाज्म के भी जीन्स और न्यूक्लियर जीन दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्टेरिलिटी को कंट्रोल करते हैं। और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को कहाँ कहाँ रिपोर्ट किया गया है, तो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों प्लांट में क्या क्या है रिपोर्ट किया गया है, जैसे कि पर्ल, मिलेट, सोरगम, कॉटन, मेज, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, सीजीएमएस सिस्टम के द्वारा, मतलब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम के द्वारा हम कैसे इसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसा प्लांट जो क्या है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेराइल है, उसका यूज़ हम हाइब्रिडाइजेशन में कैसे करते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हम स्टेराइल यूज़ करेंगे क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेराइल है, तो ये स्टेराइल होगा और इसका जीन है स्मॉलर स्मॉलर रिसेसिव है, ठीक। उसके बाद इसको एक फर्टाइल प्लांट के साथ इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। और इसके पास भी जीन आर है, लेकिन क्या है, ये फर्टाइल है और ये स्टेराइल है। दोनों का क्रॉस करवाएंगे आप तो स्टेराइल ही होगा, क्योंकि आर आ जा रहा है स्मॉलर स्मॉलर। तो हमारा जो हाइब्रिड बनता है F1 वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। लेकिन स्टेराइल होता है तो हम इसको क्या करते हैं, रीस्टोरर लाइन के द्वारा, ये लाइन बी नहीं होगी, लाइन आर होगी, ठीक है। लाइन आर के द्वारा, रीस्टोरर लाइन के द्वारा हम इसको रीस्टोर कर देते हैं और हमारा हाइब्रिड बन जाता है फर्टाइल। और उसके बाद फिर से हम इसको सेल्फिंग करा देते हैं और बाद में हमारे पास हाइब्रिड जो आते हैं वो फर्टाइल होते हैं, ठीक। तो CGMS सिस्टम का ये ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूटिलाइजेशन पे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसी मेथड का, तो वाइडली यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन बोथ सीड प्रोपोगेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पीशीज। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। प्लांट ब्रीडिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में इसी मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हाईली स्टेबल होता है, इस पर किसी चीज़ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, रिलायबल होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा एरिया, लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें 3 लाइन मेंटेन करना पड़ता है। 3 क्रॉप्स के साथ हम सिंपली समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ता है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। तो ये किसका डिसएडवांटेज हुआ। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स CGMS लाइन हैज़ इन्फीरियर परफॉर्मेंस। कभी कभी इसका परफॉर्मेंस इन्फीरियर होता है, मतलब आप CGMS प्लांट का यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो जो यील्ड बनती है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है इसकी। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ CGMS सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, अभी हमने देखा तो कमर्शियल हाइब्रिड को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। सीड प्रोपोगेटेड और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड हर तरह के प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। और मेज, sorghum, अनियन, शुगर बीट, पर्ल मिलेट और अदर जो क्रॉप्स हैं उनको, उनके हाइब्रिड बनाने में इस मेथड का, CGMS मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं चौथा ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ये हमारा जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का ही चौथा है, ठीक है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी 4 तरीके की होती है। तो देखिए, ट्रांसजेनिक, अब ट्रांसजेनिक आ गया है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर देंगे, कह सकते हैं हम, ठीक है। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है ना, हम प्लांट में, फ्लावर में क्या करते हैं, मेल स्टेरिलिटी कॉज करने वाले जीन्स को बाहर से हम डाल देते हैं, ठीक है। कहीं दूसरी जगह से हम उठाएंगे जीन्स को जो मेल स्टेरिलिटी कॉज कर दे, उसको हम क्या करेंगे, प्लांट में डाल देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। तो ये क्या होती है, एक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक है ये, ठीक है। ट्रांस जीन्स फॉर मेल स्टेरिलिटी आर डोमिनेंट टू फर्टिलिटी। तो क्या होता है ना कि हम बाहर से डाल देते हैं इसके लिए, मेल स्टेरिलिटी के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने डाल दिया तो उस प्लांट में फर्टिलिटी के जीन्स नहीं होंगे, तो वो फर्टाइल भी तो हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना, जो मेल स्टेरिलिटी के जो ट्रांस जीन्स होते हैं जो हम डालते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं फर्टिलिटी के ऊपर, इसीलिए वो प्लांट क्या हो जाता है, वो स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। अब किसका यूज़ किया जाता है, तो बार्नेज बारस्टार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो बार्नेज होती है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनएज होती है, ठीक। और जो बार स्टार होती है वो बार्नेज का इनहिबिटर होता है। तो जिस प्लांट में आप TA29 प्रोमोटर बार्नेज का यूज़ करते हैं ट्रांसजीन के तौर पे, तो वो प्लांट क्या हो जाता है, मेल स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बार स्टार का यूज़ करते हैं तो ये इनहिबिट कर देता है बार्नेज को। तो ये हमारा ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी हो गया। अब आते हैं केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। अब ये हमारा लास्ट है, तीसरा तरीका, तीसरा वाला, ठीक है, खत्म। तो देखिए, केमिकल इंड्यूस में क्या होता है, जैसे इसका नाम है केमिकल इंड्यूस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा उस प्लांट में स्टेरिलिटी को कॉज करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, अ केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट CHA is a chemical that induces artificial non-genetic male sterility in plant। तो क्या होता है ना, हम जैसे हमने कहा कि केमिकल्स का यूज़ किया जाता है प्लांट में मेल स्टेरिलिटी को कॉज करने के लिए, तो उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट CHA। इसका यूज़ किया जाता है प्लांट में स्टेरिलिटी को कॉज करने के लिए,
ठीक है, सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट, ताकि हम, क्योंकि मेल स्टेराइल हो जाएगा वो प्लांट तो हम उसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी को हम ए लाइन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी होती है। इसको और क्या किन किन नामों से जाना जाता है केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी को, तो मेल गैमेटोसाइड, मेल स्ट्रेलेंस, सेलेक्टिव मेल स्टाइलेंस, पॉलन सप्रेसेंट्स, पॉलनसाइड, एंड्रोसाइड, ये सारे सब इसी के नाम है जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या बात है कि जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट के तौर पे, तो वो कुछ उनकी प्रॉपर्टी है, वैसे वो होने चाहिए। तो पहला है कि मस्ट बी हाईली मेल और फीमेल सेलेक्टिव। तो क्या होता है कि हाईली सेलेक्टिव होनी चाहिए, अगर हमें मेल पेरेंट चूज़ करना है तो मेल पेरेंट के लिए होना चाहिए, अगर हमें फीमेल पेरेंट चूज़ करना है तो हमें फीमेल पेरेंट के तौर पे होना चाहिए। तो यानी कि हमें तो फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करना है, तो वो वाला हम CHA को यूज़ करेंगे। उसके बाद शुड बी ईजिली एप्लीकेबल एंड इकोनॉमिक इन यूज़, तो उसको यूज़ करना आसान हो, ये नहीं कि हमने ले लिया है केमिकल को, यूज़ करने का पता ही नहीं है बहुत कौन सा ट्रिक अपनाना है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद है टाइम ऑफ एप्लीकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब एक प्रॉपर टाइम पे हम उसको यूज़ कर सकें, वो ऐसा होना चाहिए। म्यूटाजेनिक नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं कॉज कर देना चाहिए, पता चला कि हम स्टेराइल ही करना चाहते थे, उसने कोई और ही म्यूटेशन कॉज कर दिया। उसके बाद मस्ट नॉट बी कैरिड ओवर इन F1 सीड, जनरेशन में पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, F1 सीड में नहीं जानी चाहिए वो केमिकल्स, और मस्ट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस मोर देन 95% मेल स्टेरिलिटी। और सबसे आइडियल मतलब अगर हम एक केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं प्लांट में मेल स्टेरिलिटी कॉज करने के लिए, तो वो 95% तक मेल स्टेरिलिटी कम से कम कॉज करनी ही चाहिए प्लांट में। ठीक, तो ये एक आइडियल CHA के प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एग्जाम्पल की कुछ काम बात करें CHAs की जो यूज़ की जाती है, तो देखिए राइस में कौन कौन सी केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है स्टेरिलिटी कॉज करने के लिए, जिंक मिथाइल आर्सेनेट, सोडियम मिथाइल आर्सेनेट का। फिर बार्ली, ओट, बाजरा, राइस में किसका किसका यूज़ किया जाता है, तो एटीफोन और एथेरल का यूज़ किया जाता है। मेज़, बार्ली, व्हीट, राइस, सनफ्लावर में जिबरेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और मेज़, व्हीट, कॉटन, अनियन में मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज़ किया जाता है। ये सारे कुछ CHAs के एग्जाम्पल हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कि एनी लाइन कैन बी यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट, यहाँ पे किसी भी हम लाइन को यूज़ कर सकते हैं फीमेल पेरेंट की तरह पे, कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं तो वो प्लांट मेरी स्टाइल हो ही जाएगा। ठीक, फर्दर द लेंथी एंड कुवर्सम प्रोडक्शन ऑफ CMS और GMS लाइन फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन सीम्स अननेसेसरी, तो हमें इसमें कोई CMS मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल प्लांट GMS का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम तो वो प्लांट वैसे ही मेल स्टाइल हो ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका हमारा हो जाता है। तो इसमें किसी भी पेरेंट को हम मेल पेरेंट की तरह पे, और किसी भी लाइन को मतलब A लाइन, B लाइन, R लाइन, किसी को भी हम फीमेल और मेल किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रीस्टोरर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ठीक, उसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बस 2 ही लाइन चाहिए होता है, सब मिला के एक मेल पेरेंट चाहिए होता है, एक फीमेल पेरेंट चाहिए होता है। इसके अलावा है कि मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल लाइन ऑफ हाइब्रिड रेडली अचीव बाय सेल्फ पॉलिनेशन, तो अगर पेरेंटल लाइन जो हाइब्रिड की पेरेंटल लाइन है उसको हमें मेंटेन करना है, फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा भी ये काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो CHA बेस्ड F2 हाइब्रिड होते हैं, मतलब F1 का आपने फर्टिलाइजेशन करवाया सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो हाइब्रिड बने हैं तो वो फुल्ली फर्टाइल होते हैं। ठीक है, वो फर्टाइल होते हैं, वो स्टेराइल नहीं होते हैं। वही कुछ प्लांट में क्या हो सकता है, मतलब अगर हम CMS और GMS का यूज़ करते हैं तो F2 जो जनरेशन हो सकती है वो स्टेराइल हो सकती है, लेकिन CHS का जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा एडवांटेज हुआ। लिमिटेशन की बात करते हैं, तो द एक्सप्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ CHA इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी इज़ वेरी स्टेज स्पेसिफिक, तो किस स्टेज पे ये एक्सप्रेस होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, स्टेज स्पेसिफिक, इसका एक पर्टिकुलर इस स्टेज है कि हाँ इसी टाइम पे एक्सप्रेस होगा, तो बहुत ही रेगुलेशन और मेंटेनेंस की ज़रूरत है इसमें। उसके बाद CHA इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी इज़ वेरी वल्नरेबल टू द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, बहुत ही वल्नरेबल होता है। उसके बाद है इनकम्प्लीट मेल स्टेरिलिटी माइट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सीड ऑफ द फीमेल, तो अगर मेल स्टेरिलिटी ढंग से नहीं हुई है तो क्या हो सकता है, वो सेल्फ सीड बना सकता है, फीमेल का सेल्फ पॉलिनेशन हम कह सकते हैं कर सकता है। ठीक, इससे क्या होगी, हाइब्रिड सीड की प्योरिटी घट जाएगी और सीड सर्टिफिकेशन में, मतलब उसको जो सर्टिफिकेशन चाहिए हाइब्रिड सीड का, उसमें दिक्कत होगी। उसके अलावा जो
ज़्यादातर जो सीएचएस होते हैं ना वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए, तो ये एनवायरनमेंट और प्लांट एनिमल दोनों के लिए नुकसान वाला है। उसके बाद सम सीएचएस जैसे कि आर्सेनिकल्स और डब्ल्यूएल8 ये जो है वो कैरी ओवर रेसिड्यू इफेक्ट F1C में कुछ इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सर्टन सीएचएस ये सब क्या है, वो सेल डिवीज़न के साथ इंटरफेयर करते हैं और नियोप्लाज्मिक ग्रोथ और ह्यूमन ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं अगर ह्यूमन ने उस प्लांट को कंज्यूम किया तो, उस हाइब्रिड सीड को कंज्यूम किया तो। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी फ्री और इफेक्टिव लो कॉस्ट सीएचएस बनाने का जो एफर्ट है वो चल रहा है इस पर काम। और जो जनरली जो सीएचएस होते हैं वो क्या होते हैं, जीनोटाइप, डोज और एप्लीकेशन स्टेज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब पर्टिकुलर जीनोटाइप पर काम करते हैं, पर्टिकुलर स्टेज पे काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।